तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड रिफंडिंग, कि बॉन्ड रिफंडिंग कैसे काम करता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि नॉर्मल बॉन्ड इशू में क्या होता है। नॉर्मल बॉन्ड इशू में एक कंपनी होती है जिसे कुछ पैसा रेज करना रहता है, मतलब उसे कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो किसी इन्वेस्टर को ढूंढती है, चाहे वो प्राइवेट इन्वेस्टर हो या पूरे के पूरे पब्लिक इन्वेस्टर्स हो, और उनको अपने बॉन्ड दे देती है और उनसे पैसे ले लेती है। ठीक है। फिर रेगुलर इंटरवल्स में उनको कूपन देते रहते हैं और उनको रिडेम्पशन अमाउंट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि मैच्योरिटी के एंड पे दे दिया जाता है कंपनी के द्वारा इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि एक कंपनी ने बॉन्ड इशू किया, ये इशू की बात चल रही है। इशू किया इन्वेस्टर ए को, सिर्फ एक ही इन्वेस्टर था, इन्वेस्टर ए, और उससे पैसे उठा लिए। थोड़ा टाइम बीता। नाउ इंटरेस्ट रेट्स इन द मार्केट आर फॉलिंग। जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स हैं वो गिरते जा रहे हैं। नाउ कंपनी वांट्स टू सेव द इंटरेस्ट एक्सपेंस, दैट इज कूपन। फॉर एग्जांपल, ये जो बॉन्ड इन्होंने इशू किया था वो 8% बॉन्ड था। 8% का मतलब 8% कूपन पे किया जा रहा था कंपनी के द्वारा इन्वेस्टर ए को रेगुलर इंटरवल्स पे। ठीक है। मार्केट में ऐसा हुआ कि मार्केट के इंटरेस्ट रेट्स हो गए 5%। अगर मार्केट में 5% इंटरेस्ट रेट हो गया तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि जो इन्वेस्टर ए है वो 8% कमा रहा है कूपन इस कंपनी से, और बाकी जितने भी लोग हैं वो सिर्फ 5% कमा पा रहे हैं। तो अगर कंपनी को कहीं से लोन लेना है तो वो 5% पे लोन ले सकती है, लेकिन उसको इन्वेस्टर ए को 8% रिटर्न देना पड़ेगा, यानी कि 8% कूपन देना पड़ेगा। तो कंपनी सोच रही है कि इतना हैवी इंटरेस्ट कौन बियर करे, इतना हैवी कूपन कौन बियर करे, क्योंकि अगर इन्वेस्टर ए कल को मार्केट में जाएगा तो उसको तो 5% ही सिर्फ रिटर्न मिलेगा, जबकि कंपनी 8% दे रही है कूपन। और कंपनी के लिए दिक्कत ये हो जाएगी कि कंपनी नया लोन लेने जाएगी तो 5% में मिल जाएगा, तो ये पुराने लोन को रफा दफा करो, पुराना लोन यानी कि पुराने बॉन्ड को रफा दफा करो। क्यों हम इन्वेस्टर ए को 8% पटा रहे हैं, जबकि मार्केट में नया लोन लेने जाएंगे तो 5% में मिल जाएगा। तो अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा हमारे चैप्टर्स में, तो बॉन्ड इशू किया क्यों जाता है? बॉन्ड इशू इसलिए किया जाता है किसी कंपनी के द्वारा कि उसको पैसों की ज़रूरत होती है। तो पैसों की ज़रूरत होती है इसलिए वो बॉन्ड इशू करते हैं, पैसा रेज करते हैं और अपना बिजनेस करते हैं। अब एक बात बताइए, जिस पैसे को आपने उठाया था मार्केट से, अगर वो 8% लोन पे उठाया था और आज मार्केट की स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर आप लोन लेने जाओगे तो 5% में लोन मिल जाएगा, तो आप यही सोचोगे ना कि पुराने वाला जो लोन चल रहा है उसको रफा दफा कर दूं, उसको ख़त्म कर दूं और नया लोन ले लूं। क्यों करूंगा ऐसा? क्योंकि नए लोन पे मुझे 5% इंटरेस्ट पटाना है सिर्फ, और पुराने लोन पे मैं 8% इंटरेस्ट पटा रहा हूँ, तो 3% का सेविंग क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं? यही दिमाग कंपनीज लगाती हैं। और कंपनी जब ऐसा देखती हैं कि मार्केट का इंटरेस्ट रेट फॉल होते जा रहा है तो वो लोग बॉन्ड रिफंडिंग लेके आती है। अब बॉन्ड रिफंडिंग काम कैसे करता है उसको डिस्कस करते हैं। नाउ सिंस कंपनी वांट्स टू सेव द इंटरेस्ट एक्सपेंस, दैट इज द कूपन, कंपनी क्या करेगी? कंपनी को दूसरा इन्वेस्टर खोजेगी, इन्वेस्टर बी को न्यू बॉन्ड इशू कर देगी और उससे पैसा रेज कर लेगी। इस पे जो कूपन होगा वो थोड़ा सा, मान के चलो 12% कूपन है, कम होगा, ओल्ड बॉन्ड से कम होगा। तो न्यू बॉन्ड वो इशू करके कूपन उसको 12% देने को तैयार हो जाएगी कंपनी। एक 12% आप मेरे से कूपन ले लेना और पैसा दे दो। तो इन्वेस्टर बी राजी हो गया, इन्वेस्टर बी ने पैसे दे दिए। तो इन्वेस्टर जब पैसा देगा तो कंपनी को इन्फ्लो होगा पैसों का। हाँ होगा। अब कंपनी ने क्या किया, सेकंड स्टेप, इन्वेस्टर ए को बुलाया। इन्वेस्टर ए को बोला कि हम तुमको जो बॉन्ड दिए थे 14% कूपन के, वो हम रिटायर करना चाहते हैं। रिटायर मतलब उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं, आप अपना पैसा वापस ले लो। ये मैं आपको पैसे दे रहे हैं, अब पैसा ले लो, बॉन्ड हमको वापस कर दो जो आपको 14% दिया था। मान के चलो यहाँ पे 8% को मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको 14% लेके चल रहा हूँ। ठीक है। तो ए को 14% बॉन्ड इशू किया था और अब वो रिटायर करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट का इंटरेस्ट रेट कम हो गया, 12% हो गया, तो नया लोन उठा रहे हैं 12% पे और पुराना लोन वापस कर दे रहे हैं 14% पे। पैसा कहाँ से आया? तो पैसा ये दिख रहा है सामने, जो पैसा बी से आया, इनफ्लो हुआ, वही आउटफ्लो में काम आ जाएगा।
कम ज़्यादा होगा वो आगे चल के कैलकुलेशंस में देखेंगे, बट मोटा मोटा मैं अपने घर से कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं देने की कोशिश करूँगा, मैं थोड़ा बहुत ही दूंगा, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा कि जो मुझे इन्फ्लो हुआ है नया लोन से यानी कि न्यू बॉन्ड से, वही मैं पुराना लोन यानी कि पुराने बॉन्ड का पे ऑफ कर दूंगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब जब कूपन की डेट आएगी तो कंपनी 12% कूपन पे करेगी, ना कि 14%। 2% की कंपनी इंटरेस्ट सेविंग कर लेगी। तो बॉन्ड रिफंडिंग यही होता है कि जब मार्केट के इंटरेस्ट रेट्स डाउन होते रहते हैं तो कंपनियां कोशिश करती हैं कि अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस बचा लें। इन्वेस्टर के लिए इंटरेस्ट इनकम है, लेकिन कंपनी के लिए तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो कंपनियां कोशिश करती है कि उनका एक्सपेंस कम से कम हो, तो वो लोग बॉन्ड रिफंडिंग लेके आते हैं, जहाँ पे वो एक नया बॉन्ड इशू करते हैं कम कूपन का, और उससे जो प्रोसीड्स आते हैं यानी कि उससे जो कैश इनफ्लो आता है वही यूज़ करते हैं पुराने बॉन्ड्स को रिटायर करने में, पुराने महंगे बॉन्ड्स को रिटायर करने में। रिटायर मतलब पैसा दे देते हैं, बॉन्ड वापस ले जाते हैं। नोट्स, जस्ट लाइक वी हैव द कंसेप्ट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। आपने अगर बायबैक ऑफ शेयर्स सुना है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुना तो बायबैक ऑफ शेयर्स समझा देता हूँ। बायबैक ऑफ शेयर्स में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, कंपनियां पैसा रेज करती हैं मार्केट से, तो क्या करेंगी, शेयर्स अपने दे देगी और पैसा ले लेंगी लोगों से। अब इसका उल्टा सोचो, पैसे वापस कर दिए और शेयर्स वापस ले लिए, बायबैक कर लिए। क्यों, क्योंकि पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं है या जो भी कारण हो सकता है, उन्होंने बायबैक कर लिए शेयर्स। तो हुआ क्या कि शेयर्स हमारे पास वापस आ गए और पैसा हमने उस शेयर्स के प्रति दे दिया। बॉन्ड रिफंडिंग भी सिमिलर है, इसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड हमने वापस ले लिया और उसका पैसा चुका दिया। तो जस्ट लाइक वी हैव द कंसेप्ट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, दिस इज अ कंसेप्ट इन बॉन्ड वैल्यूएशन विच इज कॉल्ड बॉन्ड रिफंडिंग। ठीक है, फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू डिसाइड वेदर बॉन्ड रिफंडिंग शुड बी डन और नॉट, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब ये है कि ये डिसीजन कौन लेता है कि बॉन्ड रिफंडिंग करना है या नहीं करना, तो वो तो ऑब्वियसली कंपनी लेती है, क्योंकि कंपनी को फ़ायदा जहाँ होगा कंपनी वहीं पर डिसीजन लेगी। कंपनी को अगर देख रहा है कि मेरा फ़ायदा होगा पुराने बॉन्ड्स को रिटायर करने में और नया बॉन्ड मार्केट में इशू करने में, यानी कि नए बॉन्ड से पैसा उठाने में, तो वो बॉन्ड रिफंडिंग करेगी। तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे चल के हम बात करने वाले हैं, और ये डिसीजन कैसे लेंगे आइए चलिए देखते हैं। ये डिसीजन लेने के लिए हमें फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करना है। फॉलोइंग 3 स्टेप्स क्या क्या हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे इनिशियल आउटले, फिर निकालेंगे पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एनुअल सेविंग्स, और फिर निकालेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि एनपीवी। तो 3 स्टेप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 3 स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि हम एक डिसीजन पे पहुंच जाएंगे कि बॉन्ड रिफंडिंग कंपनी को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए स्टेप्स को देखते हैं। स्टेप नंबर 1 है इनिशियल आउटले। इसका ये मतलब होता है कि बॉन्ड रिफंडिंग करने से नेट मेरे जेब से पैसा जाएगा कितना। इनिशियल आउटले का मतलब है नेट मेरे पे जेब से पैसा जाएगा कितना। मैं कौन, मैं अभी कंपनी हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो इनिशियल आउटले में लिखा है ओल्ड बॉन्ड की वैल्यू प्लस कॉल प्रीमियम। ठीक है, तो ओल्ड बॉन्ड प्लस कॉल प्रीमियम का क्या मतलब है, मतलब जब आप ओल्ड बॉन्ड को वाले को बुलाओगे, यानी कि जब आप ए को बुलाओगे, इन्वेस्टर ए को, कि भैया तू अपना बॉन्ड वापस ले ले और पैसा ले ले, उस बिहाफ में पैसा ले ले, तो बोलेगा भैया मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। एक्स्ट्रा पैसा मतलब उसको आपको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा उस बॉन्ड को वापस करने के लिए, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। दिस एक्स्ट्रा पैसा जो आपको देना पड़ेगा दैट इज अ कॉल प्रीमियम। ओल्ड बॉन्ड की जो वैल्यू है दैट इज लाइक फेस वैल्यू, और उस पर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा जोड़ के उसको देना पड़ेगा कि वो मान जाए ओल्ड बॉन्ड को रिटायर करने के लिए और पैसा एक्सेप्ट करने के लिए। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा विच इज़ नोन एज कॉल प्रीमियम। इस कॉल प्रीमियम का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक वन टाइम एक्सपेंस की तरह बुक होगा, मतलब आप उसको एक एक्सपेंस के अकाउंट में दिखाएंगे और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। वन टाइम एक्सपेंस बुक मतलब जितना भी कॉल प्रीमियम है, 4 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, जितना भी होगा ना, एक बार में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस दिखेगा, कॉल प्रीमियम का एक्सपेंस। तो ये पैसा तो आपके हाथ से जाएगा, मतलब मेरे जेब से पैसा जाएगा, मतलब ओल्ड बॉन्ड का फेस वैल्यू भी जाएगा और साथ में कॉल प्रीमियम मेरे जेब से जाएगा। क्या आएगा मेरे जेब में, मेरे जेब में आएगा न्यू बॉन्ड का वैल्यू, जो पैसा इन्वेस्टर बी मुझे देगा। ये देखिए इस एग्जांपल में इन्वेस्टर बी जो मुझे पैसा देगा वो मेरे लिए इनफ्लो होगा, मतलब मेरे जेब में पैसे आएंगे, मैं कंपनी हूँ। तो जो मेरे जेब में पैसा आएगा
तो न्यू बॉन्ड का वैल्यू मेरे जेब में पैसा आएगा, लेकिन इसमें से कुछ इशू कॉस्ट कट जाएगा। इशू कॉस्ट क्या होता है? इशू कॉस्ट होता है इनिशियल फ्लोटेशन कॉस्ट प्लस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ बॉन्ड। मतलब मैंने कोई मर्चेंट बैंकर अपॉइंट किया, या फिर मैंने बहुत सारे रेगुलेशंस फॉलो करने पड़े जो जो लगते हैं कोई भी इशू लाने में बॉन्ड के, वो सब मैंने खर्चे बियर किए, वो सब खर्चे हो गए इनिशियल फ्लोटेशन कॉस्ट। अब अपने इशू को अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करोगे? डिस्काउंट दोगे कि 100 की चीज़ 70 में ले लो, 100 की चीज़ 70 में ले लो। ये क्या है? 30 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो। तो किसी चीज़ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए डिस्काउंट देना पड़ता है, तो कंपनी ने डिस्काउंट दिया। ये सभी तो कंपनी के लिए एक्सपेंस है ना, तो ये आपके एक्सपेंस न्यू बॉन्ड की वैल्यू में से कट के आपको मिलेंगे। मतलब न्यू बॉन्ड की वैल्यू आपके पास आ रही थी, लेकिन उसमें से इनिशियल फ्लोटेशन कॉस्ट कट जाएगा और डिस्काउंट ऑन इशू कट जाएगा, नेट कुछ पैसे आपके जेब में आएंगे। ये आपके लिए इनफ्लो हो गया। तो कुछ पैसे मेरे जेब से गए, कुछ पैसे मेरे जेब में आए। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, जब भी इशू कॉस्ट होती है कोई भी बॉन्ड इशू करने में, वो डिफर की जाती है, डिफर एक्सपेंस इन द बुक्स। मतलब मतलब जैसे कि मैंने कॉल प्रीमियम आपको बताया था कि कॉल प्रीमियम में आप एक बार में पूरा का पूरा एक्सपेंस बुक कर लेते हो बुक्स ऑफ अकाउंट में और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हो। लेकिन इशू कॉस्ट के साथ ऐसा नहीं है। इशू कॉस्ट को आप डिफर करते रहते हो। डिफर का मतलब मान के चलो आपका 40 लाख रुपीज़ का खर्चा हो गया इशू कॉस्ट, तो क्या पूरा का पूरा 40 लाख एक बार में यानी कि एक साल के पीएनएल में दिखा देंगे? नहीं, 40 लाख को डिफर किया जाएगा बॉन्ड के मैच्योरिटी पीरियड के दौरान। तो मान के चलो मैच्योरिटी पीरियड है आपका 10 ईयर्स, तो 40 लाख डिवाइड बाय 10 ईयर्स विच इज़ 4 लाख पर ईयर। तो 4 लाख रुपए 4 लाख रुपए 4 लाख रुपए ऐसे हर साल आप प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस दिखाओगे। तो जैसे डेप्रिसिएशन काम करता है, वैसे ही डिफर्ड एक्सपेंडिचर काम करता है कि एक बार में पूरा का पूरा एक्सपेंस नहीं दिखा देना बुक्स में, धीरे धीरे करके उसको डिफर करते रहना। तो इशू कॉस्ट हमेशा डिफर होता है और कॉल प्रीमियम हमेशा वन टाइम एक्सपेंस बुक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है टैक्स सेविंग ऑन ओल्ड बॉन्ड। अभी ओल्ड बॉन्ड भी जब आप इशू किए थे तब भी आप कुछ डिफर किए होगे एक्सपेंस। जब भी कोई चीज़ इशू करते हैं तो इशू कॉस्ट लगती है। तो जब आपने ओल्ड बॉन्ड इशू किया होगा तब आपका कुछ इशू कॉस्ट लगा होगा। अब आप मैच्योरिटी के दौरान ही बीच में डिसीजन ले रहे हो कि आपको बॉन्ड रिफंड करना है, मतलब आप थोड़ा सा एक्सपेंस डिफर कर चुके होंगे, यानी कि अमोटाइज कर चुके होंगे बुक्स में, और थोड़ा सा अनअमोटाइज पड़ा होगा, यानी कि डिफर करना बाकी है। तो जो अनअमोटाइज पोर्शन है जो आपके बुक्स में आया नहीं है अभी तक, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस नहीं दिखा है, वो पूरा का पूरा अभी दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड को रिटायर करना चाह रहा हूँ। मतलब अगर ये बॉन्ड को ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो इससे रिलेटेड सारे एक्सपेंस को भी ख़त्म करना पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है कि अगर ओल्ड बॉन्ड रिटायर कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जो भी आपके पास कॉस्ट आपकी लगी थी वो सब आपको अभी प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देना चाहिए। ठीक है, तो जो मेरे पास अनअमोटाइज्ड इशू कॉस्ट बची थी ओल्ड बॉन्ड की, मतलब जब ओल्ड बॉन्ड इशू किया होगा तो इशू कॉस्ट लगी होगी, थोड़ा बहुत डिफर कर पाया होगा, थोड़ा सा डिफर नहीं कर पाया। तो जो डिफर नहीं कर पाया वो कहलाता है अनअमोटाइज्ड इशू कॉस्ट ऑफ द ओल्ड बॉन्ड। ये मैं पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दूंगा इस बार। हाँ, डाल दूंगा एज एन एक्सपेंस। और कॉल प्रीमियम को भी डाल दूंगा इस साल, क्योंकि कॉल प्रीमियम भी मेरा वन टाइम एक्सपेंस है। ये पूरा का पूरा एक्सपेंस मुझे टैक्स शील्ड मिल जाएगी। टैक्स शील्ड का मतलब मुझे इन सब नहीं होते तो प्रॉफिट ज़्यादा होता, और प्रॉफिट ज़्यादा होता तो टैक्स ज़्यादा पटाना पड़ता। तो इस एक्सपेंस ने मेरा प्रॉफिट कम कर दिया, तो मेरी टैक्स की सेविंग हो गई, तो वो टैक्स शील्ड के रूप में काम करेगा। तो एक तरीके से इनफ्लो का काम करेगा। तो ये मेरा इनफ्लो की तरह काम करेगा और ये मेरा होगा सी। तो पहले मैंने निकाला था ए, फिर निकाला था बी, और फिर निकाला मैंने सी। ए मेरा क्या है? ए मेरा आउटफ्लो है, बी मेरा इनफ्लो है, न्यू बॉन्ड से पैसे आएंगे। टैक्स सेविंग ऑन ओल्ड बॉन्ड भी एक तरीके से मेरा इनफ्लो का काम कर रहा है, क्योंकि मेरे पैसे बचाना भी मेरा इनफ्लो कहलाता है। एक और आता है ओवरलैपिंग इंटरेस्ट। ओवरलैपिंग इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जब आप पुराना बॉन्ड रिटायर कर रहे हो और नया बॉन्ड इशू कर रहे हो, मतलब इसको पैसे वापस कर रहे हो और इससे पैसे ले रहे हो, इस दौरान समय बीतता जाएगा। मान के चलो ये समय 2 महीना 3 महीना 4 महीना हो गया, तो अगर कूपन का डेट है तो कूपन तो पे करना पड़ेगा ना। और मान के चलो कूपन का डेट नहीं आया तो एक तरीके से अक्रूत हो गया ना इंटरेस्ट।
मतलब सामने वाले ने अगर 2 महीना वेट किया, यानी कि अगर इन्वेस्टर ए ने 2 महीना वेट किया तो 2 महीने का उसको कूपन तो मिलना चाहिए, हाँ मिलना चाहिए। तो कंपनी के लिए एक एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या लग गया? एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गया जो पुराना बॉन्ड अभी तक रिटायर नहीं हुआ उस पर इंटरेस्ट पे करना, वो कहलाता है ओवरलैपिंग इंटरेस्ट। तो ओवरलैपिंग इंटरेस्ट हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट है। एक्चुअली एक्स्ट्रा कॉस्ट सिर्फ ओल्ड बॉन्ड से रिलेटेड है, क्योंकि नया बॉन्ड में तो मेरे को इंटरेस्ट देना ही देना है, लेकिन ओल्ड बॉन्ड में मुझे एक्स्ट्रा पैसा जाएगा क्योंकि मेरे पास समय लग गया इसको वापस करना और इसे पैसे उठाने में, इसलिए पुराने बॉन्ड पे मेरा ओवरलैपिंग इंटरेस्ट होगा। और वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा ओल्ड बॉन्ड की फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ओल्ड बॉन्ड का कूपन, तो कूपन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ जो ओवरलैपिंग हो रहा है अपॉन 12 मंथ्स। यानी कि अगर ये कूपन साल भर का है, इफ इट इज अ पर एनम कूपन, मतलब साल भर का कूपन आ गया, बट क्या साल भर का कूपन देना पड़ेगा? नहीं, जितना महीने अक्रू हुआ यानी कि जितना महीना ओवरलैप हुआ तो उतना देना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मंथ जो ओवरलैप हुए डिवाइड बाय 12 मंथ्स। ये पूरे के पे जो एक्सपेंस है इसमें भी टैक्स की सेविंग होगी, तो टैक्स की सेविंग होगी तो इसको करेंगे 1 माइनस टैक्स रेट, मतलब इसको पोस्ट टैक्स खर्चा दिखाएंगे। तो ये मेरा आउटफ्लो है ओवरलैपिंग इंटरेस्ट, यानी कि एक्स्ट्रा कॉस्ट ओल्ड बॉन्ड के लिए जो मुझे देना पड़ा। इनिशियल आउटफ्लो आपका आ जाएगा टोटल आउटफ्लो माइनस टोटल इनफ्लो। इसमें मेरा डी और मेरा जो ए है, जो मेरा ए है और जो मेरा डी है वो मेरा आउटफ्लो है, और बी और सी मेरे इनफ्लो हैं। तो ए प्लस डी माइनस बी माइनस सी इज माई इनिशियल आउटले। तो कितना पैसा मेरे जेब से गया और कितना पैसा मेरे जेब में आया, तो नेट मेरे जेब से कितना पैसा गया, दैट इज योर इनिशियल आउटले। ए प्लस डी माइनस बी माइनस सी। तो स्टेप 1 आप पूरा कर लिए, इनिशियल आउटले निकालिए। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल सेविंग्स। अब आते हैं प्रेजेंट वैल्यू एनुअल सेविंग्स पे। ये कैसे निकलेगा? तो ये ऐसे निकलेगा कि सबसे पहले तो आप ये बॉन्ड रिफंडिंग कर क्यों रहे हो? क्योंकि कंपनी ने कहा कि उसे इंटरेस्ट की सेविंग्स होगी। कैसे सेविंग्स होगी? कि जो ओल्ड बॉन्ड की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ओल्ड बॉन्ड के कूपन रेट से माइनस न्यू बॉन्ड के कूपन रेट से। मतलब ओल्ड बॉन्ड का जो भी एक्सवाइजेड वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू फेस वैल्यू पे पहले 14% पटा रहा था, अभी 12% पटाऊंगा कूपन, तो 2% का मुझे सेविंग हो जाएगी। तो वो आपकी एनुअल इंटरेस्ट सेविंग है, हर साल होगी। एनुअल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये मुझे हर साल होगी, सिर्फ एक साल की बात नहीं है, हर साल होगी। तो ये एनुअल मेरी इंटरेस्ट सेविंग है, हर साल होगा। ठीक है, ये सेविंग में से कुछ ऐसी टैक्स सेविंग्स हैं जो आपको नहीं होंगी, और नो मोर टैक्स सेविंग्स नो मोर, तो इसको हटाना पड़ेगा। कौन कौन सी टैक्स सेविंग आपको नहीं होगी? तो पहला तो ये जो आपको एनुअल इंटरेस्ट सेविंग होने वाली है उस पर टैक्स की सेविंग नहीं होगी। मतलब मतलब आप अगर सोचो, पहले अगर आप 14% कूपन पटा रहे थे तो 14% कूपन पे टैक्स शील्ड ले रहे थे। अब आप 12% कूपन पटाओगे तो आपको 12% पे टैक्स शील्ड मिलेगी। तो 14% की टैक्स शील्ड ज़्यादा है और 12% की टैक्स शील्ड कम है, तो आपको टैक्स शील्ड कम मिलेगी। टैक्स शील्ड कम मिलेगी तो एक तरह के नुकसान है। तो आपके जो इनफ्लो है सेविंग उसमें से माइनस होना चाहिए, तो ये माइनस होगा कि एनुअल इंटरेस्ट सेविंग्स मल्टीप्लाई बाय टैक्स परसेंटेज, ये टैक्स शील्ड आपको नहीं मिल पाएगी डिफरेंशियल। मतलब कुल मिला के बताऊँ तो 14% इंटरेस्ट पटा रहे थे, अभी 12% पटाओगे तो 2% इंटरेस्ट तो बचा लिए, बट इस 2% पे जो टैक्स शील्ड मिल सकती थी वो नहीं मिलेगी, तो वो आपको लेस करना पड़ेगा। तो अब इसको लेस कर दोगे यहाँ पे, और क्या आपको टैक्स शील्ड नहीं मिलेगी, यानी कि टैक्स सेविंग्स नहीं होगी। वो ऐसा होगा कि जो आपकी अनअमोर्टाइज्ड इशू कॉस्ट है ओल्ड बॉन्ड की, कौन सी, जो आप डिफर नहीं कर पाए, आपको डिफर करने का मन था बट सिंस ओल्ड बॉन्ड रिटायर कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, तो डिफर नहीं कर पाओगे। तो अगर डिफर नहीं कर पाओगे तो वो वाला पोर्शन माइनस अभी जो डिफर कर पाओगे विच इज़ इशू ऑन न्यू बॉन्ड। इशू कॉस्ट जो न्यू बॉन्ड का है वो मैंने अभी बताया आपको, इशू कॉस्ट और न्यू बॉन्ड डिफर किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप डिफर नहीं कर पाए माइनस जो आप अभी डिफर करोगे, अनअमोर्टाइज कॉस्ट आप डिफर नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने ओल्ड बॉन्ड रिटायर कर चुका है, और इशू कॉस्ट ऑफ द न्यू बॉन्ड अभी डिफर करने जा रहे हो। ठीक है, तो जो नहीं कर पाए माइनस जो करने जा रहे हो उसका भी कुछ डिफरेंस होगा। मतलब पहले ज़्यादा डिफर कर रहे थे, अभी कम डिफर करोगे। हो सकता है ना कि अनअमोर्टाइज मान के चलो 10 लाख रुपए जो आप अमोर्टाइज करने वाले थे बुक्स में, और नया इशू कॉस्ट आपका सिर्फ 5 लाख रुपए लगा,
या फिर मान के चलो 6 लाख रुपए लगा, ठीक है, तो 10 लाख रुपए आप डिफर करने वाले थे, अब सिर्फ 6 लाख ही डिफर करोगे, तो 4 लाख रुपए कम डिफर करोगे। सिंस 4 लाख कम डिफर करोगे, वो तो टोटल बेसिस पे हो गया, उसको पर ईयर निकालेंगे, तो 4 लाख रुपीज डिवाइड बाय रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स, मान के चलो रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स 5 बचे थे, तो 4 लाख अपॉन 5 विच इज लाइक 80,000। अभी 80,000 रुपीज आप कम डिफर करोगे, मतलब कम एक्सपेंस दिखाओगे बुक्स में, और जब एक्सपेंस कम दिखाया जाएगा तो टैक्स शील्ड नहीं मिलेगी, तो उस पर भी टैक्स शील्ड नहीं मिलेगी आपको, तो दैट विल बी ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय टैक्स परसेंटेज। तो अनअमोर्टाइज इशू कॉस्ट ऑन ओल्ड बॉन्ड माइनस इशू कॉस्ट ऑन न्यू बॉन्ड अपॉन रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय टैक्स परसेंटेज, ये भी आपको टैक्स सेविंग नो मोर नहीं मिलेगी, और ये आप अपने एनुअल इंटरेस्ट सेविंग में से हटा देंगे, ठीक है। तो आपकी आ जाएगी एनुअल सेविंग्स। अभी एनुअल सेविंग्स आ जाने के बाद आप क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल सेविंग निकालोगे, क्योंकि ये एनुअल सेविंग आपको हर साल है, होगी 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 होगी, तो अगर आपको हर साल एनुअल सेविंग्स होती रहेगी, लेकिन इनिशियल आउटले तो आज आपको होने वाला है, तो क्या करेंगे, इस एनुअल सेविंग का प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाएगा। तो मतलब एनुअल सेविंग एक तरीके से मेरा कैश इनफ्लो की तरह काम कर रहा है, और इनिशियल आउटफ्लो मेरा कैश आउटफ्लो की तरह काम कर रहा है, तो कैश आउटफ्लो मेरा 0 पीरियड पे खड़ा है, और ये मेरा हर साल एन्युटी की तरह है, तो इसको मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, तो मेरे पास आज पूरा का पूरा कैश इनफ्लो जो मुझे आगे होने वाला है वो ले लूँगा, और जो मेरे पास कैश आउटफ्लो है वो ले लूँगा। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल सेविंग्स निकलेगी कैसे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल सेविंग निकलेगा एनुअल सेविंग मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी फैक्टर, पोस्ट टैक्स केडी यूज़ कर लेंगे, यानी कि पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट का रेट और रिमेनिंग ईयर्स ले लेंगे। अगर क्वेश्चन में आपके पास पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट नहीं है, यानी कि पोस्ट टैक्स केडी नहीं है, तो ऑफ न्यू बॉन्ड का कूपन रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट करके यूज़ कर सकते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में पोस्ट टैक्स केडी नहीं दिया रहता, तो वहाँ पे न्यू बॉन्ड का जो कूपन रेट है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में 12% है, उसको हम 12% को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस टैक्स रेट। मान के चलो न्यू बॉन्ड का कूपन रेट है 8%, तो 8% मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ करेंगे न्यू बॉन्ड के कूपन रेट को, और फाइनली आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एनुअल सेविंग्स निकालेंगे। अब सिंस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एनुअल सेविंग्स आ गई, यानी कि एक तरीके से मेरे पास कैश इनफ्लो आ गया, और कैश आउटफ्लो मैं निकाल चुका था, यानी कि इनिशियल आउटले, तो कैश इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो माइनस कर देंगे, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एनुअल सेविंग्स माइनस इनिशियल आउटले, ये आपका थर्ड स्टेप है एनपीवी का, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, और आपके पास एनपीवी आ जाएगी। एनपीवी इज नथिंग बट कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। अब एनपीवी अगर आपकी पॉजिटिव आई, यानी कि क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि आपका कैश इनफ्लो ज़्यादा है, कैश आउटफ्लो कम है, मतलब पैसा ज़्यादा आएगा और जेब से कम हो जाएगा, तो आपको बॉन्ड रिफंडिंग कर लेना चाहिए, यानी कि कंपनी को बॉन्ड रिफंडिंग कर लेना चाहिए। अगर एनपीवी नेगेटिव आई, मतलब आउटफ्लो ज़्यादा है इनफ्लो कम है, तो क्या फ़ायदा, मतलब इतना झंझट भी पालो और पैसा भी जेब से ज़्यादा दो और पैसे आएंगे भी कम, तो करें क्यों, करना नहीं चाहिए, तो बॉन्ड रिफंडिंग शुड नॉट बी डन। तो अगर एनपीवी नेगेटिव आएगी तो हम नहीं करेंगे। तो ये जो आपका एनपीवी है, ये आपको एक तरह से डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि भैया बॉन्ड रिफंडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। मैसर्स ट्रांस इंडिया लिमिटेड is contemplating calling rupees 3 crores of 30 years thousand bond issued 5 years ago with a coupon interest rate of 14%। कॉलिंग का मतलब होता है रिफंडिंग, तो जो मैंने रिटायर वर्ड यूज़ किया था कि ओल्ड बॉन्ड को रिटायर करना, यानी कि ओल्ड बॉन्ड को कॉल करना भी बोल सकते हैं। तो उनके पास 3 करोड़ रुपए की फेस वैल्यू का बॉन्ड है, 1000 रुपये की फेस वैल्यू एक की है, टोटल फेस वैल्यू 3 करोड़ रुपीज़ है, 30 ईयर्स की मैच्योरिटी रखे थे, लेकिन 5 साल बाद इनको मन कर रहा है कॉल करने का। अभी कितने साल बचे हुए हैं, तो 30 - 5, ये 30 - 5 इस 25 ईयर्स बचे हुए हैं। द बॉन्ड हैव अ कॉल प्राइस ऑफ 1140 एंड हैड इनिशियली कलेक्टेड प्रोसीड्स ऑफ 2.91 करोड़ ड्यू टू अ डिस्काउंट ऑफ 30 पर बॉन्ड। तो ये हम लोग कैलकुलेशन में डिस्कस करेंगे। द इनिशियल फ्लोटिंग कॉस्ट वॉज 3,60,000। द कंपनी इंटेंड्स टू सेल
₹3 crore of 12% coupon rate 25-year bond to raise the funds for retiring the old bonds। समझ में आया क्या हुआ? ये वही हुआ कि 3 करोड़ रुपीस का बॉन्ड इशू करेंगे, 12% कूपन रेट देने वाला, 25 साल की लाइफ का, और ये जो पैसे आएंगे इस पैसे को यूज करेंगे ओल्ड बॉन्ड को रिटायर करने के लिए। ओल्ड बॉन्ड भी 3 करोड़ रुपीस का है, लेकिन उसमें कूपन ज़्यादा पटाना पड़ रहा था, यानी कि 14% कूपन वाला रिटायर कर देंगे और उसकी लाइफ बची 25 ईयर्स है। ठीक है। इट proposes टू सेल द न्यू बॉन्ड्स एट देयर पार वैल्यू ऑफ 1000। द एस्टिमेटेड फ्लोटेशन कॉस्ट इज 4 लाख रुपीस। ये 4 लाख रुपीस किसका है? तो ये न्यू बॉन्ड का है। ये 360 किसका है? तो ये पुराने बॉन्ड का है। ये 30 पर बॉन्ड डिस्काउंट किसका है? पुराने बॉन्ड का है। द कंपनी इज पेइंग 40% टैक्स एंड इट्स आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 8%, यानी कि आपको केडी निकाल के दिया हुआ है। एज द न्यू बॉन्ड्स मस्ट बी फर्स्ट सोल्ड and their proceeds then used to retire the old bonds, the company expects a 2-month period of overlapping interest during which interest must be paid on both the old and new bonds। तो 2 महीने का ओवरलैपिंग है, यानी कि पुराने बॉन्ड को रिटायर करना, नया बॉन्ड इशू करने में 2 महीना लग जाएगा, तो उन्हें दोनों पे इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा, ओल्ड पे और न्यू पे। लेकिन हम ओवरलैपिंग इंटरेस्ट सिर्फ ओल्ड का कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम नया तो पटाएंगे ही पटाएंगे, वो तो हमको पता ही था कि नया तो मेरे को पटाना ही है। पुराने में जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है वो सिर्फ कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि जब मैं एनुअल इंटरेस्ट की सेविंग्स लेता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, 14 - 12। देखना आप पार्ट 2 जब आप सॉल्व करते हो तो आप लेते हो एनुअल सेविंग्स में 14% 12%, यानी कि जो इस केस में होने वाला है ओल्ड कूपन माइनस न्यू कूपन। जब आप सेविंग्स निकालने वाले हो तो आप ये सोच लिए हो कि 12% पटाना ही है, 14% नहीं पटाना पड़ेगा, 2% बचेगा मेरा। तो जब आपने 12% पटाने को ऑलरेडी फैक्टरिंग कर लिया, तो ये जो यहाँ पे आपको 2 महीना पे करना पड़ेगा न्यू बॉन्ड पे, वो तो आपने कंसिडर कर ही लिया ना। लेकिन पुराने बॉन्ड पे जो आपको 2 महीना एक्स्ट्रा पे करना पड़ा वो आपने कंसिडर नहीं किया। इसीलिए हम लोग सिर्फ ओवरलैपिंग इंटरेस्ट में ओल्ड बॉन्ड का ही कूपन कंसिडर करेंगे और उसको ओवरलैपिंग इंटरेस्ट कहेंगे, यानी कि अपना आउटफ्लो कहेंगे। व्हाट इज द फिजिबिलिटी ऑफ द रिफंडिंग बॉन्ड्स? कुल मिला के बोल रहे हैं, बताइए करना है कि नहीं करना है। तो देखते हैं। ओल्ड बॉन्ड का कॉल प्राइस दिया हुआ है 1140, ये क्या होता है मैं डिस्कस करूंगा अभी। फेस वैल्यू दिया हुआ है 1000 रुपीज़ पर बॉन्ड। टोटल फेस वैल्यू है ₹3 करोड़, है ना। टोटल फेस वैल्यू 3 करोड़ है और एक बॉन्ड का फेस वैल्यू 1000 रुपीज़ है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू टोटल फेस वैल्यू अपॉन फेस वैल्यू पर बॉन्ड विच इज 3 करोड़ अपॉन 1000 पर बॉन्ड। दिस विल गिव मी 30,000 बॉन्ड्स। ठीक है। अब ये कॉल प्राइस क्या होता है देखते हैं। कॉल प्राइस इज नथिंग बट फेस वैल्यू प्लस कॉल प्रीमियम। मतलब ये कि अगर कॉल प्राइस 1140 पर बॉन्ड है और फेस वैल्यू 1000 पर बॉन्ड है, तो कॉल प्रीमियम पर बॉन्ड आएगा 140, यानी कि 1140 माइनस 1000। तो कॉल प्राइस का मतलब होता है फेस वैल्यू प्लस कॉल प्रीमियम। तो मेरा 1140 पर बॉन्ड चल रहा है, यानी कि मेरी फेस वैल्यू पर बॉन्ड जो है वो 1000 रुपीज़ है और कॉल प्रीमियम मेरा 140 पर बॉन्ड है। बट हमें तो टोटल में फिगर्स चाहिए, तो टोटल बॉन्ड की फेस वैल्यू ले लेंगे 3 करोड़ और टोटल कॉल प्रीमियम निकाल लेंगे। 140 पर बॉन्ड इंटू 30,000 बॉन्ड्स इज इक्वल टू 42 लाख। ये सारा का सारा डिस्कशन ओल्ड बॉन्ड का चल रहा है कि ओल्ड बॉन्ड पे कॉल प्रीमियम यानी कि एक्स्ट्रा पैसा कितना देना पड़ेगा। मतलब मैंने उस इन्वेस्टर को बुलाया ओल्ड बॉन्ड वाले को और बोला भाई 3 करोड़ का बॉन्ड है, इतना पैसा ले ले। बोला नहीं, मैं 42 लाख एक्स्ट्रा लूँगा। तो मैंने बोला ठीक है तू ले लेना, तो मुझे एक्स्ट्रा 42 लाख देने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेशन देखते हैं। अब इनिशियल फ्लोटेशन कॉस्ट ओल्ड बॉन्ड का दिया हुआ है 3,60,000 और डिस्काउंट ऑन इशू लिखा था 30 पर बॉन्ड। तो 30 पर बॉन्ड मतलब टोटल बॉन्ड्स पे कितना, तो 30 पर बॉन्ड इंटू 30,000 बॉन्ड्स यानी कि 9 लाख रुपीज़। अब इनिशियल फ्लोटेशन कॉस्ट प्लस डिस्काउंट ऑन इशू कहलाता है टोटल इशू कॉस्ट। तो टोटल इशू कॉस्ट ऑफ द ओल्ड बॉन्ड है 12,60,000। अगर मैं ये रिफंडिंग वगैरह दिमाग नहीं लगाता, मतलब मैं कंपनी हूँ और मैं दिमाग नहीं लगाता, तो मैं क्या कर रहा होता, मैं ये 3,60,000 ऑलरेडी बियर कर चुका हूँ।
और 9 लाख ऑलरेडी बियर कर चुका हूँ, 12,60,000 का एक्सपेंस मेरा हो चुका है। लेकिन इसका करता क्या मैं, इसको मैं अमोर्टाइज कर रहा होता कितने सालों के लिए, मैं अमोर्टाइज करता 30 ईयर्स के लिए, करता ना, 30 ईयर्स तक अमोर्टाइज करता इसको, धीरे धीरे दिखाता। लेकिन सिंस अभी मैं इसको रिफंड का सोच रहा हूँ, तो मुझे देखना है कि इसमें से कितना डिफर हो गया और कितना बचा है। तो वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे कि अगर आप 30 ईयर्स अमोर्टाइज करने वाले थे और आज यानी कि 5 साल बीत चुके हैं, तो 5 साल में आप कितना अमोर्टाइज कर चुके हो, तो 12,60,000 इंटू 5/30 इतना आप अमोर्टाइज कर चुके होगे, 2,10,000। तो रिमेनिंग ईयर्स का आपका बचा हुआ था, रिमेनिंग ईयर्स में अमोर्टाइज करते, लेकिन अब नहीं कर पाओगे, तो अनअमोर्टाइज्ड इशू कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड इज 12,60,000 इंटू 25/30 10,50,000। ये 10,50,000 आप डिफर नहीं कर पाओगे। आप करना चाहते तो कर लेते अगर आप बॉन्ड रिफंडिंग का नहीं सोचते, बट सिंस आप बॉन्ड रिफंडिंग करने का सोच रहे हो, आपको ये पूरा का पूरा डिफर नहीं करने मिलेगा और एक बार में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा एज एन एक्सपेंस। ठीक है, तो इतनी वर्किंग के साथ चालू करते हैं स्टेप नंबर 1, इनिशियल आउटले। तो सबसे पहले में आएगा ओल्ड बॉन्ड की वैल्यू 3 करोड़ प्लस कर देंगे कॉल प्रीमियम 42 लाख, 3 करोड़ 42 लाख मेरा जाएगा जेब से। ये 42 लाख मेरा वन टाइम एक्सपेंस बुक होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब पूरा का पूरा 42 लाख एक्सपेंस दिखाऊंगा और पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा वो। न्यू बॉन्ड में मेरे को पैसे मिलेंगे 3 करोड़, लेकिन न्यू बॉन्ड पे मेरा जो इशू कॉस्ट लग गया वो 4 लाख लगेगा। नेट मेरे जेब में आएगा 2 करोड़ 96 लाख। अब इस 4 लाख का क्या करूँगा, इससे अभी डिफ़र करूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10,50,000 डिफ़र करता, लेकिन अब नहीं करूँगा। अब डिफ़र करने मिल गया 4 लाख रुपए सिर्फ। ठीक है, टैक्स सेविंग ऑन ओल्ड बॉन्ड वन लास्ट टाइम, तो मैं जो 10,50,000 पूरा का पूरा इस बार बुक कर दूंगा और 42 लाख का कॉल प्रीमियम बुक कर लूँगा, तो बहुत सारी टैक्स सेविंग हो जाएगी मेरे को एक बार में, इंटू 0.4, ये मेरा टैक्स का रेट है 40%, यानी कि 0.4, तो 21 लाख रुपए का मेरे को टैक्स सेविंग हो जाएगी एक ही साल में, बट आगे नहीं होगी, सिर्फ इसी साल होगी। तो ये मेरा इन्फ्लो की तरह काम करेगा। ओवरलैपिंग इंटरेस्ट, अब ओवरलैपिंग इंटरेस्ट मैंने बताया था सिर्फ और सिर्फ ओल्ड बॉन्ड पे लगेगा, क्योंकि नया बॉन्ड का तो मैं ऑलरेडी सोच के बैठा था कि मुझे इंटरेस्ट तो पटाना है। तो ओल्ड बॉन्ड का 3 करोड़ इंटू 14% कूपन है, 2 महीने का ओवरलैपिंग पीरियड है, 2 महीने का अपॉन 12 मंथ्स, होल मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.40, 4,20,000 आपका आ जाएगा एक्स्ट्रा कॉस्ट। ये आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो फाइनली ये हुआ ए प्लस डी माइनस बी माइनस सी, 3 करोड़ 42 लाख प्लस 4,20,000 माइनस 2 करोड़ 96 लाख माइनस 21 लाख, तो 29,20,000 मेरा इनिशियल आउटले है। अब सेविंग्स की बात कर लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एनुअल सेविंग्स। तो एनुअल इंटरेस्ट की सेविंग कितनी होगी, 3 करोड़ रुपीज़ इंटू 14% माइनस 12%, 14% पटा रहा था, 12% अभी पटाऊंगा तो 2% बचा लूँगा, तो 2% ऑफ 3 करोड़ 6 लाख रुपए हर साल बचाऊंगा, तभी यहाँ पे एनुअल वर्ड लिखा है। ठीक है, टैक्स सेविंग जो मुझे नहीं होगी, टैक्स सेविंग जो मुझे नहीं होगी वो कि इसी 6 लाख रुपीज़ का 0.4 मुझे नहीं मिलेगा। खर्चा बचा लिए तो टैक्स शीट गवा दिए, तो टैक्स शीट चली गई मेरी 6 लाख इंटू 0.4, प्लस कर देंगे 10,50,000, यानी कि जो अमोर्टाइज करने वाला था माइनस 4 लाख अभी जो अमोर्टाइज करूँगा। ठीक है, डिवाइड बाय 25, तो पर ईयर का आ जाएगा इंटू 0.4, टोटल आ जाएगा 2,50,400। ये टैक्स सेविंग आपको अब आगे नहीं मिलेगी, तो 6 लाख रुपीज़ आपके बच गए, 2,50,400 नहीं बचा पाए, नेट आप बचा पाए 349,600 हर साल। कितने सालों के लिए, तो 25 सालों के लिए, रिमेनिंग ईयर्स तो 25 है। तो पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट के डी दिया हुआ 8%, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे इस सेविंग्स की, तो ये हो जाएगा 349,600 इंटू पी वी ए एफ 8% 25, वैल्यू आ जाएगी 37,31,980। तो ये एक तरीके से आपका नेट कैश इनफ्लो है। बस एनपीवी निकालेंगे, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि स्टेप 2 में जो आपने निकाला माइनस स्टेप 1, मतलब 37,31,980 आपको कैश इनफ्लो होगा ये पूरा कार्यक्रम बॉन्ड रिफंडिंग का करने से, और खर्चा आपको लगेगा 29,20,000।
तो नेट आपको बचेंगे 8,11,980। तो सिंस एनपीवी पॉजिटिव है, बॉन्ड रिफंडिंग इज फीजिबल, बॉन्ड रिफंडिंग कर देना चाहिए। तो बॉन्ड रिफंडिंग का जो पूरा समरी है, वो समरी सिर्फ इतना है कि आपको ये 3 स्टेप्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि 3 स्टेप्स में आपका आंसर आता है बॉन्ड रिफंडिंग का। पहला है इनिशियल आउटले, जिसके अंदर में आप करते हो ए प्लस डी माइनस बी माइनस सी। फिर है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल सेविंग्स, तो पहले एनुअल सेविंग्स निकाल ली, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, और फिर स्टेप 2 को स्टेप 1 से माइनस कर दिया और एनपीवी निकाली, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर आंसर पॉजिटिव आया यानी कि कंपनी को फ़ायदा होगा बॉन्ड रिफंडिंग करके, तो बॉन्ड रिफंडिंग करना चाहिए। और अगर आंसर नेगेटिव आया तो कंपनी को बॉन्ड रिफंडिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है।